बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक। कोई कंफर्म कर दे मुझे कि आवाज़ मेरी सही आ रही है आप लोगों को। जी रुमैसा। जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। अच्छा, उस दिन मेरा ख्याल कुरुतुलैन ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने इधर सॉल्व करके लेक्चर के आखिर में उसको बताया था। इसमें 31,500 वाली ऑप्शन करेक्ट समझी जा रही थी। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है बुक के अंदर वो गलत लिखा हुआ है, तो वो गलत आंसर है, उसको आप प्लीज सही कर लें, वो गलती ठीक कर लें, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो 14-15 क्वेश्चन थे उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम आया फिर हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं जो हमारा रह गया और आगे भी चलते हैं इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, लेकिन शायद कैलकुलेशन इसकी गलत की हुई है। सॉरी, कैलकुलेशन गलत की हुई है। इसका कोई सोल्यूशन है ना, तो कहाँ है उसकी उसकी कैलकुलेशन गलत है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये यहाँ गलती है इसकी, इस जगह पे। ठीक है जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। निकालें जी जो क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 रह गया था। लोग जी, शावेज कुछ पूछना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन नंबर 18 और 20 MCQ। 18 निकालो जी। ये आप ही को क्यों प्रॉब्लम आया, बाकी किसी को मसला नहीं है, चेक कर लो। 18, a business had deposited rupees 500,000 into an annual fixed deposit on 1st May 2018. Interest is accrued quarterly on 31st March. Okay, June, September, December each year. Interest will be paid on maturity. Monthly interest amount is 3,000. So, what amount of interest receivable should be shown in the statement of financial position? तो पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? 30th जून को, ठीक है। दूसरा कब मिलेगा? 30th सितंबर को। तीसरा कब मिलेगा? 31st दिसंबर को। और 1 मई 2018 को हमने वो जमा करवाए हैं। अच्छा, दिसंबर 18 में, तो एक महीने का रिसीवेबल होगा, क्योंकि 30 जून 18 को मिलेगा ना पहला इंटरेस्ट। वो कह रहा है क्वार्टरली वो लोग देते हैं, मतलब हमने जब मर्जी इन्वेस्टमेंट की हो, बैंक की पॉलिसी ये है कि वो 30 जून को देगा, फिर 30 सितंबर को देगा, फिर 31 दिसंबर को देगा, और उससे पहले वो 31 मार्च को देगा। मार्च गुजर चुका जब हमने इन्वेस्टमेंट की है। हमने जिस ये वाला जो इंटरेस्ट मिलना है, इससे एक महीना पहले इन्वेस्टमेंट की है। तो 30 जून जो 18 का अकाउंट है, उस वक्त मेरा एक महीने का रिसीवेबल था। तो यहाँ आंसर जो है वो 3000 है। आई डोंट नो पीछे क्या दिया हुआ, चेक करो जी। हाँ जी शावेद, समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, 3000 ये दिया हुआ है। लेकिन इसने सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट पूछा हुआ है रिसीवेबल, तो ये क्या किया हुआ है इसने? ऑल इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, देयरफॉर ऑल इज एक्रूड। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 30 जून 18 को रिसीवेबल क्या था? इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ 1 मई 2018 को,
ठीक है, तो मैंने एक महीने की मेरी अभी इन्वेस्ट मई जून सॉरी 2 माह की है, सॉरी 2 माह की है, ये 6000 आना है। क्या पूछा उसने सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल शुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2018। तो 2018 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना दिखाएंगे। तो 2018 की इन्वेस्टमेंट करने के 2 महीने बाद एंड हो गई, तो 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखाएंगे उसने। हाँ जी, यकम मई को है तो मई और जून का इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा यार, वो मेरे से ये अच्छा सॉरी 31 दिसंबर है ईयर एंड, जून नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। तो फिर हमने क्या करना है, ये 24,000 होगा, ठीक है ओके, क्योंकि 2 महीने ये जून तक के और अगले 6 महीने, तो 6 और 2 8 और 8,003 टाइम्स, ठीक है 24,000। क्लियर हो गया जी शावेज? यस सर। ओके, उसके बाद कौन सा है 20 सर। 20। A business was started on 1st January 2018। डेट्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा आप इग्नोर कर देंगे ना, जैसे ये मैं इग्नोर कर रहा था, ये डेट तो गड़बड़ हो जाती है। इन अ बिल्डिंग, a business was started on 1st January 2008 in a building which is on a 25-year lease. Okay, the rent of the building is payable quarterly in advance. Payments of rent was made during the year are as follows। 1st जनवरी ये अगले 3 महीने का रेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, 31 दिसंबर 2008 को क्या कहता है, व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। रेंट एक्सपेंस कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे ही है, 30,000 होगा। हाँ हाँ, ये जो मैंने 31 दिसंबर को दिया है ये तो अगले 3 महीनों का है, ये मेरा एक्सपेंस शो होगा, ठीक है, और ये जो 7500 है ये मेरी क्या कहते हैं एसेट शो होगा, प्रीपेड रेंट होगा, ठीक है। तो ये मेरी बैलेंस शीट में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 7500, और ये मेरी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी। जी शावेज ठीक हो गया? यस सर ठीक है। ओके क्लोज कर। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसके ऊपर। The following is an extract from the trial balance of Ohura at 31st December 2013। ये 31 दिसंबर के ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि हमने 31 दिसंबर वाले ट्रायल बैलेंस में से ये फिगर उठाए हैं, यानी हमारे बुक्स लिखी गई, लेजर में पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग लेजर बैलेंस किए गए, और उनको बैलेंस करके मैंने ये वाला 31 दिसंबर 2013 को ये मेरे पास बैलेंसेस आ रहे हैं। क्या है, स्टेशनरी है, ये आमतौर पर एक्सपेंस होता है, रेंट है, ये इनकम भी हो सकता है, लेकिन डेबिट दिया हुआ है तो ये एक्सपेंस है, रेट्स हैं ये भी एक्सपेंस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस ही, ठीक है ओके। अब मसला क्या है, उस सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें, फिर क्वेश्चन पढ़ा करें, ताकि कुछ प्लानिंग आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चन पढ़ते हुए भी कर सकें। रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन द रेलेवेंट अकाउंट्स। जब वो कहे इन द रेलेवेंट अकाउंट्स, इसका मतलब है लेजर बनाने हैं। सर लेजर तो पहले बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर हो सकती है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, ये गलत लग रहा है, 13 क्या करते हैं यार ये लोग, पीछे चेक करो, ये गलत है भाई, ये मतलब पढ़ने से पता लग रहा है ये 2013 होना चाहिए। चेक करो भला पीछे, इसमें जो 13 के हिसाब से किया, 12 का तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ओहो 3 है ये, हाँ ठीक है 13 ठीक है ओके 13 है जी, वो करेक्शन कर लें, ये 2012 नहीं है, ये 2013 है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ऑलरेडी ये लेजर बने हुए हैं, उनके बैलेंस निकले हुए हैं,
अब वो ये कह रहा है कि ये कुछ चीजें हैं, इनकी वजह से ये वाले फिगर डेबिट क्रेडिट, जैसे कल हमने क्वेश्चन नहीं किया था कि जी वो परसों बल्कि कि वो कैश बेसिस पे है तो उसको क्रूअल बेसिस पे कन्वर्ट करके कुछ एंट्रीज हमने की थी, तो अगर उन एंट्रीज के बाद कोई बैलेंसेस देखे जाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी पता नहीं अब क्या सीन है, देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन ये हमें क्वेश्चन का पूरा जो सेटअप है वो समझ आना चाहिए कि उसने 31 दिसंबर 2013 के आपको बैलेंस दे दिए और नीचे कुछ बातें लिख रहा है, फिर 31 दिसंबर 2013 के ही वो कह रहा है जी कि अकाउंट जो है वो बनाए। जब ये वाली सिचुएशन हो तो इसका मतलब है इन बैलेंसेस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होनी होती है, ठीक है। तो हम ये सारे के सारे लेजर पहले ड्रॉ कर लेते हैं और इनके बैलेंसेस उठा लेते हैं, फिर जैसे जैसे वो कही जाएगा उस तरह हम उसकी एडजस्टमेंट करते जाएंगे। निकालें जी शीट एक। हाँ, ओके। ये जी मैं अकाउंट ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। एक अकाउंट ये बनाने लगा हूं, 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 एक अकाउंट ये बनाने लगा हूं। ओके, क्या है जी स्टेशनरी, रेंट जी, रेट्स, रेट्स ये रेट्स नहीं है भाई, रेट्स है, रेट्स कहते हैं टैक्सेस को, रेंट एंड रेट्स, टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट के छोटे मोटे। लाइट एंड हीटिंग जी, इंश्योरेंस, बस जी, वेजेस एंड सैलरीज। अब जब हमने इस तरह से चीज करनी हो तो उसमें जो बैलेंस ऑलरेडी दिए हुए होते हैं उन्हें हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड। फिर हम उन्हें जो बैलेंस हैं उन्हीं को लेके फिर हम उसे उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट किया। तो जो बैलेंस मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड करने हैं, ये सारा काम जो है ये 31 दिसंबर 2013 में ही हो रहा है, क्योंकि ये बैलेंस जो दिए हुए हैं ये भी उसी डेट को है। ये जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जिनकी वजह से हमने एडजस्ट करना है, तो ये मैं सिर्फ एक पे डेट लिखूंगा 31 दिसंबर 13। सारे आपने डेट लिख के काम करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है जी? 560। ये मेरा ख्याल राउंड हुआ हुआ सारा 1000 में, ठीक है। तो आपने हर लेजर के ऊपर भी राउंड हुआ है, यस वो 1000 लिखे हुए हैं ऊपर, ये लिखे, ठीक है। ओके चलो जी, इधर आगे क्या है? रेंट। अब मैं डेट नहीं लिखूंगा हर एक के ऊपर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यार मैंने बाय क्यों लिख दिया सुबह सुबह? टू, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना? 900। ओके नेक्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 380। देख लें कोई बैलेंस क्रेडिट ना हो, ठीक है। सारे डेबिट बैलेंसेस हैं तो मैं इनको डेबिट साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मीन इसको लेके आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि जो अब आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है। हाँ जी, ये भी टू कितना? 590 और ये टू बैलेंस 260। नेक्स्ट, ओके, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2970। ये बैलेंस हमने उठा लिया, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या मामला हो रहा है, उसके मुताबिक चीजें हम क्लोज करते जाते हैं। निकालो जी,
अच्छा, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं। वो लिखता है द स्टेशनरी वाज स्टिल इन हैंड एट 31 December 2013 व्हिच हैड कॉस्ट ऑफ ₹15। ये 1000 है, हमने राउंड करना है, हमारे लिए ये 15 है। ये सीए के पेपरों में बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही दफ़ा बेशक इनको ये ज़ीरो उठा लें ताकि आपको बार बार ये जहमत ना करनी पड़े, ठीक है जी। ये कोई ऐसे पूरी फिगर ना लिखी जाए खाम खाम, ये भी ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास स्टेशनरी स्टॉक में पड़ी हुई है वो 15,000 है, वो 15,000 की है। देखिए, मैंने आपको ये सिखाया है कि स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, बिल्कुल एक्सपेंस है। आम तौर पर स्टेशनरी हम लेते हैं, वो 2 4 5 10 दिनों के अंदर यूज़ हो जाती है, बॉल पॉइंट है, पेपर है, कुछ है। तो लेकिन अगर स्टेशनरी का वॉल्यूम मटेरियल हो एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो हम जो ईयर एंड के ऊपर स्टेशनरी है हम उसे स्टॉक भी बना सकते हैं जो हमारे पास बची हुई होती है। आमतौर पर ये जो सरकारी अदारे होते हैं या रफाही अदारे होते हैं वो ईयर एंड के ऊपर वो अपनी स्टेशनरी की इन्वेंट्री काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू बनाते हैं और उसे अपना स्टॉक शो करते हैं, रादर शोइंग ऑल द स्टेशनरी एज एक्सपेंस, क्योंकि वो बची हुई है, वो उसका फ्यूचर यूज है, ठीक है। 31 दिसंबर को या 30 जून जो भी उनका ईयर एंड हो उस दिन वो स्टॉक होता है, लिहाजा हम भी इसे क्या करेंगे, स्टॉक शो करेंगे। चलो जी जरा अब ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से 15 यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, 15, ठीक है। कितनी अमाउंट क्रेडिट हो गई, 15। क्यों क्रेडिट हुई है, क्योंकि ये स्टेशनरी एक्सपेंस 560 अभी ट्रीट हुआ है लेजर के अंदर, इसमें से 15 एक्सपेंस नहीं है। वो क्या है, वो स्टेशनरी स्टॉक है। मैं यहाँ एक अकाउंट खोल दूंगा जिसका नाम होगा स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये समझ लें हमारे पास पड़ी हुई है तो ये इधर डेबिट होगी। स्टॉक मेरा एसेट होता है, ठीक है, तो स्टेशनरी स्टॉक डेबिट हो गया और स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय स्टॉक और यहाँ पर लिखेंगे टू स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है जी। लो जी आगे चलते हैं। अगर इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो इसे बैलेंस कर देंगे बाद में, बैलेंसिंग आखिर पे करेंगे सारी। Rent of rupees 300,000 for the last 3 months of 2013 had not been paid and no entry has been made in the books at all for it. Payable है जी, 3 महीने का रेंट कहता है पे नहीं किया गया और किताबों में इसकी कोई एंट्री भी नहीं की गई। हमें उसकी एंट्री करनी चाहिए ना यार। हम टू अकाउंट मेथड के तहत भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें रेंट को डेबिट करना चाहिए यहाँ, ठीक है। और इधर एक अकाउंट खोलना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए उसका, उसका नाम होना चाहिए रेंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। ये रहा, ये हमने इसको लिखा, हम इसका नाम क्या रखते हैं, रेंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली 300 रेंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट, जो कुछ पढ़ा है चैप्टर में वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये रेंट पे जाके हमने ये देखना होता है कि जी हमारा को पेएबल या प्रीपेड तो नहीं है, ये किस्म का प्रीपेड या स्टॉक था, ये हमने एक्सपेंस में से निकाल के स्टॉक में लिख लिया, और ये हमारा पेएबल था, ये हमने एक्सपेंस को बढ़ाया और साथ पेएबल शो कर दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रेंट, ठीक है जी। आगे चलेंगे, इनको हम एडजस्टिंग एंट्रीज भी बोलते हैं जो कि ये रेंट के ऊपर आमतौर पर की जाती है। ऑफ द रेट्स इनकी बात हो रही है। ऑफ द रेट्स 280 was for the year ended 31st March 2014। ये डिफरेंट किस्म के टैक्सेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट टैक्स है, वेइंग स्केल टैक्स है, बड़े मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। इनमें से कोई एक टैक्स ऐसा है, एक रेट ऐसा है जो कि 31 मार्च 2014 को जो साल खत्म हो रहा है वहां तक पे कर दिया गया है। इसका मतलब ये शुरू कब हुआ है, ये 1 मार्च 2000 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2000 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2014 तक ये पे हो चुका हुआ है। अब 14 तो मेरा साल नहीं है, मेरा साल खत्म हो जाता है 2013 के अंदर,
31 दिसंबर को। लिहाजा जब 31 दिसंबर आई तो मैंने ये देखा कि जी इसके अंदर कोई ये जो रेट्स हैं जो हम यहाँ सोल्यूशन है हम कर रहे हैं, शीट निकालें, ठीक है, ये जो रेट्स हैं ये वाले, इसके अंदर कोई प्रीपेड या पेएबल तो नहीं है। पेएबल होता तो मैं इधर डेबिट करके पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देता। अगर प्रीपेड है तो मैं क्या करता था, मैं इसमें से निकालता था और उधर प्रीपेड लेजर होता था उसमें टू अकाउंट मेथड में मैं उसमें ले जाता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं एक अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम होगा रेंट प्रीपेड, ठीक है। अब मैंने प्रीपेड निकालना है। इस 380 में और भी रेट्स हैं लेकिन इनमें एक फिगर 280 की उसकी बात हो रही है। उसमें से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का प्रीपेड है। 280,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 280,000 डिवाइडेड बाय 12 एक महीना निकल आया, मल्टीप्लाइड बाय 3 3 महीने का निकल आया जो कि प्रीपेड है। कितना है जी? 70,000 बनता है जी, थोड़ा सा राउंडिंग करनी पड़ेगी। रेट्स ये क्रेडिट हो गया और प्रीपेड रेट्स को मैंने डेबिट कर दिया। यहां पर क्या लिखूंगा, बाय प्रीपेड, और यहां पर क्या लिखूंगा, टू रेट्स एक्सपेंस, ठीक है जी, ओके। आगे चलेंगे, ओके। फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर 2013, ये जरा तवज्जो रखिएगा। फ्यूल हैज बीन डिलीवर्ड, वो नाम क्या रखा, मोहम्मद मूसा, गुड। फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड on 18 December 2013 at a cost of rupees 15,000। 18 दिसंबर को फ्यूल डिलीवर किया गया जो कि 15,000 का था, एंड हैड बीन कंज्यूम्ड बिफोर द एंड ऑफ 2013, और वो इस्तेमाल भी हो गया, ठीक है भाई, इस्तेमाल हो गया तो वो एक्सपेंस हो गया। फिर मसला क्या है, नो इनवाइस हैड बीन रिसीव्ड, उसकी इनवाइस नहीं आई 15,000 की, फ्यूल इन 2013 एंड नो एंट्री हैड बीन मेड, ये भी पेएबल है। यानी फ्यूल आपने यूज कर लिया है लेकिन उसकी इनवाइस नहीं आई, बिल नहीं आया, जब बिल नहीं आया तो आपने एंट्री नहीं की, अब एंट्री कर लें। चलें जी जरा, ये कहाँ एंट्री करेंगे, हीटिंग एंड लाइटिंग में फ्यूल होगा ना, ठीक है। 15,000 से ये डेबिट हो गया और फ्यूल पेएबल का अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ पर एक अलग फ्यूल पेएबल, ठीक है। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, मे भी बुक ने पेएबल का एक ही अकाउंट खोला हो, ये सारे पेएबल वो उसी में क्रेडिट करते जा रहे हैं। जैसे ये पेएबल है, ठीक है, और ये दो पेएबल हैं, लेकिन अलग-अलग अकाउंट खोलने ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। टू पेएबल, और यहां पर क्या लिखेंगे, बाय फ्यूल, हीटिंग एंड लाइट, सॉरी जो हेड का नाम है वही लिखेंगे, हीटिंग एंड लाइट, ठीक है जी। चलो आगे चलो, ये पेएबल की एंट्री है ना, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, 70,000 of the insurance paid was in respect of insurance covering for the year ended 2014। इंश्योरेंस में 70,000 की इंश्योरेंस ऐसी है जो 2014 के साल की है, वो हमारे साल ही की नहीं है, तो वो भी प्रीपेड हुई ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से 70 माइनस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब माइनस डेबिट हुआ है तो माइनस क्रेडिट करके माइनस हो जाएगा। और क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करो यार इसको, और थोड़ा सा, चलो बस ठीक है। तो ये है जी इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है। तो ये 70 क्रेडिट और प्रीपेड डेबिट। यहां पर क्या लिखेंगे, बाय प्रीपेड, और यहां पर क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस। आगे चलो, नथिंग वाज ओइंग टू एम्प्लॉइज फॉर वेजेस एंड सैलरीज एट द क्लोज ऑफ 2013। नथिंग वाज ओइंग टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का हमने कुछ नहीं देना था। इसका मतलब क्या है कि सैलरीज एंड वेजेस का कोई पेएबल नहीं है,
ना कोई प्रीपेड बताया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सैलरीज एंड वेजेस का अकाउंट नहीं बनना था, वो ऑलरेडी बैलेंस ठीक था। चले जी आप उधर। अब आपने क्या करना है, इस अकाउंट के अंदर कोई एंट्री नहीं करनी, बल्कि ये बनाना ही नहीं था, हमने तो ऐसे ड्रॉ कर दिया ना। तो चलो बन गया है, तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, कितना 2970। ठीक है जी। और अब क्या करें, बाकी अकाउंट्स को बैलेंस कर लें। ठीक है, डाउन करो इसको थोड़ा, उनके हेड नजर आने चाहिए। मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा चूंकि अब ये बैलेंस जाना है कंप्रीहेंसिव इनकम में, तो यहाँ पर हम कंप्रीहेंसिव इनकम भी लिख सकते हैं। तो कंप्रीहेंसिव इनकम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर बात है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड में ये ट्रायल में जाएंगे और वहां से कंप्रीहेंसिव में, लेकिन हम जो फाइनल बैलेंस होता है वो बहरहाल कंप्रीहेंसिव इनकम में ही लेके जाएंगे। ठीक है, अब आप इनकी बैलेंसिंग कर लें। ये देखें, इसको मैं बैलेंस करने लगा हूँ। ये 560 में से 15 माइनस कर दिया 545, तो क्या लिखेंगे, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम, ये बैलेंस है। ठीक है, इसका ये बैलेंस है, ये बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ओके। रेंट, ठीक है, ये देख लें 1200 और ये 1200 बाय कंप्रीहेंसिव इनकम, ये बैलेंस है। उसके बाद रेट्स, ठीक है, 380 और ये 310 क्या लिखेंगे, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। ये सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट है ना। लाइट एंड हीट, ये देखें 605 605 605 क्या लिखेंगे, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, फिर इंश्योरेंस, ठीक है 260 तो ये 190, ये क्या है, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, ये ऑलरेडी आ गया। और ये क्या स्टॉक है, 15 15 15, ये कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये स्टॉक है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो एसेट है, एसेट के साथ और लायबिलिटी के साथ क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ये पेएबल है, ठीक है 300 300 300, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्लोज। ये सारा टू क्लोजिंग बैलेंस, ये सारा काम हम किस तारीख को कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। ठीक है, फिर ये प्रीपेड है 70 70 70, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया। फिर ये क्या है जी, ये पेएबल है 15, फ्यूल वाला 15, और ये 15 बैलेंस आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस आ गया। ठीक है, एंड देन इंश्योरेंस जो है, इसकी हम बैलेंसिंग कर देंगे, ये 70 ये 70, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये भी कितना आ गया 70। तो ये बैलेंसेस जो हैं वो ये लेजर अकाउंट मेंटेन हो गया। ठीक है, तो इसको हम वन अकाउंट मेथड से भी अटेम्प्ट कर सकते थे, दोनों बैलेंसेस इधर ही निकल आते, वो भी बड़ा आसान था। मैं अभी उसके साथ भी करके आपको बताऊंगा, ताकि बच्चों को सारी बात की समझ आए। ये क्वेश्चन है जी, किसका है, जी अरफात, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है, ये अनफाल, अनफाल, सॉरी जी अनफाल। रोल नंबर 581, उनका कैमरा ऑन है, उनसे बोलें कि ऑफ कर ले। रोल नंबर 581 किसका है भाई, आपका कैमरा ऑन है, सारे लोग आपकी हरकतें देख रहे हैं, इसलिए बंद कर दें। कौन है 580, 581, ओहो ये तो मेरीन थी। अच्छा मेरीन, आप प्लीज अपना कैमरा बंद कर लें, आप चाय पी रही हैं, सो रही हैं, वो सब कुछ लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, इज इट सो, नहीं ऐसे होता है कि स्टूडेंट में से किसी एक का कैमरा ऑन हो तो बाकी लोग देख सकते होते हैं। ओके, अच्छा जी, ठीक है, हैं मीटिंग में इसी तरह कैमरा भी ऑन हो, चलो जी ठीक है, थैंक यू अनफाल, ओके जी। अच्छा जी, ये देखिएगा, अब मैं क्या ख्याल है, इसको वन अकाउंट से भी कर दें, ठीक है जी, इसको वन अकाउंट से भी करते हैं, हमारे पास टाइम है आज, चूंकि हम आगे तो शायद नहीं जा सकेंगे। ये देखें, ये 2 मिनट का काम है,
बस यहीं रुक जाओ। ये एक पेंसिल पकड़ेंगे, इसी के साथ सारा डाटा डाटा करते। ये रहा, ये देखिए, ये सबसे पहला कौन सा अकाउंट था, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 6 अकाउंट थे। ओके, सबसे पहले अकाउंट था स्टेशनरी का, स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। फिर था रेंट का, रेंट अकाउंट का। फिर था रेट्स का, फिर लाइट एंड हीट का, हीट अकाउंट। फिर इंश्योरेंस, फिर वेजेस का हम देख चुके हैं कि उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इसको हम लिखते हैं जी, ये रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना है जी, 560। फिर इधर भी टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना है, 900। फिर टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 380। फिर टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 590, ठीक है। $590 जी। नेक्स्ट इंश्योरेंस, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के, हाँ, 260, ठीक है जी। अब अगर मुझे वन अकाउंट मेथड से इसे करना होता तो मुझे इसी अकाउंट में से दोनों चीजें निकालनी, ठीक है। मैं इसलिए अप्लाई करके बता रहा हूँ कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो लिखता है जी स्टेशनरी के अंदर 15 की स्टेशनरी जो है वो क्या है, वो स्टॉक में पड़ी हुई है। स्टॉक में पड़ी होने का मतलब क्या है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस होगा तो हम इधर लिखा करते थे, इधर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, कितने से, 15 से। बस यही एडजस्टमेंट है। क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट्स पढ़ ली हुई हैं, लिहाजा हम साथ साथ इसकी जो है वो बैलेंसिंग करते जाते हैं। ये देखें, इसको बैलेंस कर दें, ये रहा, ये क्या 560, ठीक है, ये 560 और ये कितना आ गया जी 545। इसको कहाँ ले जाएंगे, बाय कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आप ये देखें, ये दो बैलेंस एक ही अकाउंट से निकल रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। पीछे जाओ जरा, थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा इसी शीट पे, बस 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 थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर, यस। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो सॉरी ये जो बैलेंसेज हैं, ये वाला बैलेंस जो है, थोड़ा और ऊपर करो इसको, बस ठीक है, सुके सुके सुके, ठीक है। ये जो हमारे बैलेंसेज हैं, इनको अगर आप ये देखें तो आप चेक करें कि 545 हमने कहाँ निकाला था। 545 थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा सा, बस 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 बस, हाँ जी। 545 हमने, ये देखें, ये रहा मेरे पास ये 540, ये देखें, ये मैंने एक हाईलाइटेड लाइन लगाई है। ये वाला 545 यहाँ बन रहा था और ये वाला 545 यहाँ बन रहा है, ठीक है। और ये 15 हमने एक अलहदा अकाउंट में निकाला था, ये देखें, ये वो 15 है और इधर ये 15, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इट्स ऑल क्लियर नाउ कि एक वन अकाउंट मेथड से भी हम वही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों चीजें हमारी निकल सकती हैं। चलो जी अब ऊपर ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ऊपर, और बस इसको थोड़ा बड़ा कर दो। इतना नहीं है जितना पहले था, बस ठीक है, अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेजर मेरे पास कौन सा है, वो रेंट का है। रेंट में उसने मेरा ख्याल प्रीपेड दिया हुआ है, ऐसे ही है, पेएबल है 300। तो जब पेएबल होता था तो हम इस साइड पर क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे, टू क्लोजिंग बैलेंस कितना, 300। और फिर हम इसकी बैलेंसिंग करते थे, ये देखें 1200 1200, इधर भी 1200
और यहाँ पर क्या आ गया, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। तो ये दोनों बैलेंसेस भी एक अकाउंट से निकल रहा है, ठीक है, वन अकाउंट मेथड के साथ। फिर रेट्स में एक प्री पेमेंट थी मेरा ख्याल है कितने की, 70 की, वो हम इधर क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे 70, क्योंकि एसेट है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा अगले साल जब ओपनिंग में आएगा। तो जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो ये 380 में से ये माइनस कर दिया तो 310, ये क्या है, ये कंप्रीहेंसिव इनकम में चला जाएगा। ये दोनों बैलेंसेस भी एक ही लेजर से हमें मिल गए, ठीक है। हीट एंड लाइट में मेरा ख्याल कुछ पेएबल है इसी महीने का, कितना जी, 15, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस हम इधर लिखते होते हैं, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग की 605 और ये 605, तो ये क्या आ गया, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। तो ये दोनों बैलेंसेस भी आप देखें इसी लेजर से मुझे मिल गए, ठीक है। एंड देन इंश्योरेंस के अंदर 1 साल की प्रीपेड है, कितनी है जी वो, 70 तो ये था, वो भी 70 ही है, ओके 70 है, ठीक है, इट्स ओके 70 है, ठीक है। तो ये प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस हम इधर लिखते थे 70। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे 260 ये माइनस किया तो 190, ये कंप्रीहेंसिव इनकम में इसका चला गया। तो ये दोनों बोले, तो अगर एंट्री आती है तो मैं कहा करता हूँ सत्ते ही खा रहे हैं, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों जी, अब हैंड रेज करके जरा सर जी को खुश कर दें, बता दें कि ये सारा कॉन्सेप्ट चैप्टर प्री पेमेंट अक्रूवल समझ आ गया आप लोगों को। स्क्रीन लार्ज करो जरा। वेरी गुड, गुड 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 गुड, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर ना हो, कोई ऐसा हैंड नहीं है जो कि रेज ना हुआ हो। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। इसको लोड करो ना, लोड और करो पहले। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, क्लोज कर देंगे। कितने लोग, जी अबू बकर खालिद, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कहना था कि स्लाइड्स आप शेयर करवा दें ग्रुप में। स्लाइड तो शेयर कर ही देंगे, कर देना यहाँ से ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, क्लोज करो जी, क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, इसका टेस्ट ग्रुप में बता देंगे, तो प्रोबेबली कल आपको ऑफ है तो परसों इसका टेस्ट हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह तैयारी होती है ना, अगर आप पढ़ कुछ और रहे हो क्लास में, चैप्टर किसी और का टेस्ट हो रहा हो तो आप वो तैयार कर रहे होंगे। तो चूंकि कल यही इसकी रिवीजन है, प्रैक्टिस है, हाँ कल इनकी क्लास ऑफ नहीं है, ट्यूसडे को ऑफ नहीं होती इनकी। अच्छा सॉरी, माफ़ी दे दे भाई, वो F1 की क्लास ऑफ होती है, आपकी नहीं है। तो फिर हम कब टेस्ट करेंगे? थर्सडे को करेंगे जी टेस्ट, अभी ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर मैं अगला शुरू करने जा रहा हूँ आप उसको छोड़ के इसकी तैयारी, ये तो साथ साथ तैयारी होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन तरीका ये है कि आप घंटा 2 घंटे, घंटा इसे लगाएं डेली, और बाकी जो होमवर्क दे रहा हूँ नए चैप्टर का उसके ऊपर चले जाए। चलो जी, अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर कौन सा है? इनको थोड़ा ढूंढो तो सही है। ओ BRS निकालो जी, BRS। अच्छा जी, ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका टाइटल है बैंक रिकॉन्सिलेशन। बेसिकली इसे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसके अंदर एक बनती है, इसलिए जो मम्मी डैडी बच्चे हैं वो इसको BRS भी बोलते हैं, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्योंकि आजकल हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में चलती है, तो इसलिए हम भी बता देते हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है।
अच्छा, ये चैप्टर इंतहाई आसान है बट एट द सेम टाइम इंतहाई मुश्किल भी है। ये क्या बात हुई? बिल्कुल, जो समझ जाएगा कॉन्सेप्ट को उसके लिए बड़ा ही आसान है, और जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा उसके लिए ये इतना मुश्किल है कि सोचे आप। क्या कॉन्सेप्ट समझना है? इस चैप्टर का मकसद क्या है? इस चैप्टर का मकसद ये है, मैं जो मेरा इब्तदाइया है वो मैं आज इसको कर लूँगा ताकि टाइम है हमारे पास, ताकि कल जब हम आएँ तो इसको आगे चीज़ों को चलाया जा सके। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंपनीज जो हैं या इंडिविजुअल्स जो हैं वो बैंक के साथ लेन देन करते हैं, उनका बैंक के साथ बिजनेस होता है। तो बैंक्स जो हैं सम टाइम बैंक की भी अकाउंटिंग होती है, हमारे यहाँ भी अकाउंटिंग होती है। अब बैंक में मेरे जो पैसे पड़े हुए होते हैं वो मेरा एसेट होते हैं, ऐसे ही है ना? और एट द सेम टाइम वो बैंक की लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि वो बैंक ने मुझे वापस करने हैं। फर्ज करें आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो आपका एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट है, बैंक बैलेंस है। और बैंक की वो लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक हैज टू रिटर्न बैक दैट मनी टू यू व्हेन यू आस्क बाय राइटिंग अ चेक। किसी को देंगे या खुद लेंगे, तो इसलिए वो बैंक की लायबिलिटी है। अब ऑन ए सर्टेन डे आप बैंक को फोन करके पूछते हैं कि साहब मेरा बैंक बैलेंस कितना है। अच्छा, अब मैं अपनी अकाउंटिंग भला किस बुक में करता हूँ? बैंक की अकाउंटिंग में किस बुक में करता हूँ? हमने सीखा 1 सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक। तो उसके अंदर 2 कॉलम में एक कॉलम किसका होता था? बैंक का होता था। 3 कॉलम में भी कॉलम किसका होता था? बैंक का होता था। तो मैं अपनी अकाउंटिंग बैंक एंट्रीज की कहाँ करता हूँ? कैश बुक में करता हूँ। जरा तवज्जो रखिएगा, मैं अपनी अकाउंटिंग बैंक ट्रांजैक्शन की कहाँ करता हूँ? कैश बुक में करता हूँ। और बैंक मेरी अकाउंटिंग अपनी जिस बुक में करता है उसे वो पास बुक कहता है। ठीक है, वो उसकी वो कैश बुक होती है, लेकिन मैं उसे पास बुक कहता हूँ। मेरे लिए वो क्या कहलाएगी? पास बुक कहलाएगी। यानी मैं अपना रिकॉर्ड कैश बुक में रखता हूँ और बैंक अपना रिकॉर्ड जो है मेरे मुतल्लिक मैंने क्या जमा कराया, क्या निकलवाया, वो जिस बुक में रखेगा उसे पास बुक कहेंगे। ठीक है। अब on one fine morning I called my bank and asked for the balance in my account, and the banker said to me that, sir, you have rupees 460,000 in your bank account. It means passbook, yani bank record, is showing that their liability is 460,000, say. And I just called my accountant and asked for the balance. My accountant, who is maintaining the cash book for me, he told me that, sir, our balance is rupees 510,000. That means he's saying that as per his cash book, our bank balance is 510,000. Whereas banker is saying as per his passbook, the bank balance is 460,000. So there is an issue which need to be resolved. इन दोनों में से कोई एक पार्टी भी गलत हो सकती है और दोनों भी गलत हो सकती है। मे भी कोई एंट्रीज मैंने गलत की हो, कोई एंट्रीज उसने गलत की हो, तो दोनों गलत हो गई ना। तो उसे भी करेक्शन की जरूरत है, मुझे भी करेक्शन की जरूरत है। देन आवर बैलेंस विल बी रिकंसाइल्ड। और दोनों में से कोई एक पार्टी गलत हो सकती है। मैंने गलत एंट्री की हो सकती है। बैंक में नॉर्मली गलत एंट्रीज बहुत कम होती हैं, हो जाती हैं, इंसान है वो भी, लेकिन मैंने गलत एंट्रीज की होंगी तो मेरा और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये बात तो समझ गए हैं ना कि हमारा बैलेंस मैच होना चाहिए।
जो पैसे मैंने रखवाए हुए हैं वही बैंक की लायबिलिटी हैं जो मेरे एसेट हैं, लिहाजा बैलेंस तो सेम होना चाहिए ता वक्त के मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान कोई इख्तलाफात ना, जो कि नॉर्मली होते हैं। अब मैं अपने अकाउंटेंट को बुलाऊंगा एंड आई विल आस्क हिम कि जेंटलमैन, bank is saying that we have 460,000 in our account and you are saying that we have 510,000 in our account, so you need to reconcile these balances. What's go wrong, where go wrong, who go wrong? किसने गलत किया है काम? अगर तुमने किया है तो just go and correct your cash book, and if bank has done something wrong, and then call the banker and ask them to correct their entries. He said, okay, sir. He went back and he checked his cash book and he found something wrong in his cash book. And he corrected that. Then he found one entry which was wrongly recorded by the banker. He called the banker and said him, sir, this is your wrong entry, so you need to reconcile it. Bank will say, okay, gentlemen, we will check our entries. Normally we do not make errors, but if you are appointing, we will check. अब जो मियाँ साहब हैं, जो ओनर हैं, जो सीईओ हैं, जो सीएफओ हैं, वो तो आपको कह रहे हैं कि बेटा ये रिकंसाइल करके लाओ, गो टू योर ऑफिस and have a cup of tea and reconcile these discrepancies. You will go, you will correct your cash book, okay? Some issues will be resolved after your correction. So you need to correct your cash book, number one. Then there will be some entries which you will say that you are right, but bank has not passed those entries. In your book, those entries are being made. आपकी कैश बुक में एंट्रीज हुई हैं, लेकिन बैंक ने वो एंट्री नहीं की हुई। अब ये कुछ ऐसी एंट्रीज भी हो सकती हैं जिसमें मैं अपनी जगह ठीक हूंगा, बैंक अपनी जगह ठीक होगा, वो रियल रिकॉन्सिलेशन आइटम है। अब मैं अपना बैलेंस, जो मेरी गलतियां थी वो तो मैं करेक्ट कर लूंगा। एक नया बैलेंस आ गया, फर्ज कर लें वो 4,90,000 हो गया। पहले 510 बता रहा था मैं सीईओ को, अब मेरा 490 हो गया। मेरी कुछ 2-3 गलतियां थी, मैंने सही कर ली। अब वो मेरे 490 और बैंक के 460 के दरमियान कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनमें बैंक कहता है जी मैं सही हूं, मैं कहता हूं जी मैं सही हूं, दोनों एक्चुअली अपनी अपनी जगह सही हैं। वो वाले जो आइटम हैं, दोज आर रियल रिकॉन्सिलेशन। अपनी गलतियां तो मैं ठीक कर लूंगा, मसलन मैंने बैंक चार्जेस नहीं रिकॉर्ड किए होंगे, बैंक ने किए हुए होंगे, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, भाई मेरे रिकॉर्ड करने बनते हैं। मैंने किसी जगह 5,500 से बैंक को क्रेडिट करना होगा, पेमेंट करनी होगी, मैं वहां 5,000 की एंट्री की होगी तो मैं 500 से मजीद कर लूंगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर मेरी सारी एंट्रीज मैंने ठीक कर ली, अपनी गलतियां ठीक कर ली, बैंक ने अपनी सारी एंट्रीज जो हैं बैंक की ठीक कर ली ये हैं, तो फिर मेरे और बैंक के दरमियान फिर भी तजादात हो सकते हैं। वो तजादात किन वजूहात की वजह से होते हैं उनके ऊपर हम कल बात करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है जिसके अंदर हम अपने और बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं, ये एक समरी बनती है। इट इज नॉट एनी बुक ऑफ अकाउंट और एनी रिकॉर्ड। दैट समरी इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो we will talk about the differences which the bank and cash book still have, passbook and cash book still have, even after correcting their own mistakes. अपनी mistakes correct करने के बाद, if the bank if the balance is still not matched with each other, then there are some differences which need to be reconciled. तो differences क्या होंगे, उन्हें किस तरह से reconcile करेंगे, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कल से बात करनी शुरू करेंगे। अगर हम इस चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर क्या है, अल्टीमेटली देयर आर सम इश्यूज जिसके अंदर हम
कैश बुक और बैंक अकाउंट की जनरल डिस्कशन ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन खैर हम एक दफ़ा इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये सारे कुछ बैंकिंग टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। पोस्टिंग किसे कहते हैं, ये डिफरेंसेस एंड नीड फॉर रिकन्सिलेशन, ये मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। आप आज जाके अच्छी तरह एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स को, आज आपके पास टाइम है, आज ही टेस्ट की तैयारी कर लें। मैं वैसे इतना कन्विंस नहीं होता, मेरे हिसाब से ये टेस्ट कल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी तैयारी का टाइम होना चाहिए। तैयारी तो यार साथ साथ होती है, जिसकी साथ साथ तैयारी नहीं उसकी कोई तैयारी नहीं। अब देखें ना, मैं ये रिकॉन्सिलेशन पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रूल एंड प्री पेमेंट्स तैयार कर रहे होंगे टेस्ट के लिए। एनीवेज कोई बात नहीं, तो लेकिन इसको टाइम को मैनेज कीजिए। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां हमें आपको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे।